बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 11th केमिस्ट्री FAC बोर्ड एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, आज हम 2013 का सेकंड पेपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊँगी कि इस क्वेश्चन में क्या टिप है, ठीक है। और बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप जब इसको इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते जाएंगे और आप मेमोराइज़ करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है वो फुल मार्क्स गेन करने के चांसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे। और ऐसा ही क्वेश्चंस जो है वो आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आएंगे तो आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो साथ साथ जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे फ्रॉम 2013 फर्स्ट पेपर, तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी। जो एज इट इज़ रिपीट होंगे उनको हम रेड कलर से शो करेंगे, और जो स्लाइड चेंज के साथ शो होंगे उसको हम पर्पल कलर से शो करेंगे। Okay, let's start. Question number 1. A sample of MCl2 contains 63.964% chlorine. अब ये एक जर्नल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें मेटल का आपको नहीं पता। एंड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ M। आपने अननोन ये जो मेटल है इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ 2.45 मोल्स ऑफ द सैंपल, ठीक है। ये पूरा जो सैंपल है MCl2 उसके 1 मोल कितने के बराबर हैं वो आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उनका फिर आपने 2.45 मोल्स का कितना मास है वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, जैसे कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का ही फॉर्मूला आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। यानी आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अगर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो उसका हमारा क्या फॉर्मूला होगा। यानी मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, यानी जो भी आपका MCl2 है उसमें क्लोरीन का मास कितना है, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, यानी इस पूरे का मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये बेसिकली फार्मूला आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जो चीज़ गिवन है ना उसी का फार्मूला लगाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें से हमें क्या क्या पता है। जैसे इसमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पता है, 100 भी पता है, और मास ऑफ क्लोरीन इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड ये तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि एक उसमें कंपाउंड में 1 मोल में 2 क्लोरीन के एटम्स हैं। तो एक क्लोरीन 35.5 होता है, तो 2 जो है वो कितने हो जाएंगे 71। तो ये भी आपको पता है, तो मीन्स कि ये फोर्थ चीज़ जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको जो चीज़ गिवन है वही आपको क्लू दे रही होती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको जो क्वेश्चन है वो खुद से हिंट दे रहा होता है। जैसे कि अब क्वेश्चन में दे दिया अ सैंपल ऑफ MCl2 कंटेन्स 63.96% क्लोरीन। तो यही लाइन आपको, यही वर्ड जो है क्वेश्चन में आपको हिंट दे रहा है कि भाई आपने परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फार्मूला लगाना है, और वहाँ से आपको एक नई चीज़ पता चलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने लेके चलना होता है। अब देखिए हम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फार्मूला लगाएंगे। तो अब उसमें हमें ये देखिए मास ऑफ क्लोरीन इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि उसमें मेरे पास 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड में 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो उसका मास जो है वो 71 आ गया। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला मैंने लगाया, मास ऑफ क्लोरीन इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड MCl2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसमें हमें 3 चीज़ें पता हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें पता हैं? मीन्स के दिस वन एंड दिस वन। तो हम मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं फाइंड। इसके लिए अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन को नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मास ऑफ क्लोरीन इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ठीक हो गया। तो अब इसमें चीज़ें पुट कर दें, आपके पास 111 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली आपको होल कंपाउंड का भी पता चल गया मास 111, और बीच में से क्लोरीन का पता चल गया 71। तो अब इजी है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड में से क्लोरीन का निकालें तो आपके पास किस चीज़ का आ जाएगा, अननोन मेटल का आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगा दें। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मोलर मास ऑफ M फाइंड आउट करना है, तो मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड में से मास ऑफ क्लोरीन इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड माइनस कर दें, तो ये 40 ग्राम्स आ जाएगा। तो 40 ग्राम्स पर मोल आपको पता है ना कि ये किसका मोलर मास है, ये कैल्शियम मेटल का मोलर मास है, ठीक है। तो इट मस्ट बी कैल्शियम। तो यानी हमारा जो सैंपल है वो बेसिकली क्या होगा, कैल्शियम
क्लोराइड ये सैंपल लिया हुआ था। तो अब ये देखें, ये आपको पता चल गया, आपने कितना इजीली परसेंटेज कंपोजिशन वाले फॉर्मूला से जो है वो अननोन मेटल फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड पार्ट इसका क्या था, सेकंड पार्ट क्या है कि मास ऑफ 2.45 मोल्स ऑफ द सैंपल फाइंड करें, यानी 1 मोल ऑफ अ सैंपल का तो आपको पता चल गया ना, जो मोलर मास था 111 था, तो 2.45 मोल्स का कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत इजी है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ MCl2 जो है वो 111 ग्राम है, और अगर 2.45 है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.45 से, तो आ जाएगा 271.95 ग्राम्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये जो साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स की टिप्स देती हूँ कि जो न्यूमेरिकल का डाटा है वही आपको बताएगा क्या करना है, तो ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। तो इससे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ डज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ हेल्प इन द डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब ये जैसे मैंने आपको बताया है कि चैप्टर 11 में एंथैल्पी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी के, उसी तरीके से चैप्टर 4 में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जो है वो क्वेश्चंस हैं, तो ये स्टूडेंट्स जो है ना बिल्कुल भी अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, डेफिनेशन क्या लिखनी है, और क्या चीज़, मतलब अगर कोई ग्राफ वगैरह है तो वो कैसे ड्रॉ करना है, तो सीक्वेंस वाइज कैसे चलना है। ठीक है, तो ये आपको मैं स्टेप वाइज बता दूंगी, भाई इसमें इतने पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपने उनको एक दो दफ़ा जो है वो अंडरस्टैंड करके रिवाइज कर लेना, तो वो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि अब यहाँ से देखें स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ हमें कैसे हेल्प करेगा। तो हमने इसका मतलब है कि सबसे पहले स्टार्ट ही क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ से करना है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ लिख लें या क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ लिख लें। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature respectively। तो ये एज इट इज़ ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। बेसिकली ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बता रहे हैं, क्योंकि चार्ल्स लॉ है ही यही कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, और उस पर दो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, मोल्स ऑफ अ गैस यानी गिवन मास ऑफ अ गैस यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, और प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब और टेम्परेचर और वॉल्यूम का दरम्यान में हमने रिलेशनशिप देखना होता है। तो ये यही लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, यानी एन भी कांस्टेंट है। ठीक है, और प्रेशर भी कांस्टेंट है। हो क्या रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय वन, इंक्रीज और डिक्रीज बाय increases or decreases by 1/273 times of its original volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि अगर आपने गैस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेंगे तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें जो है 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल करेंगे तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें से डिक्रीज़ हो जाएगा 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सिंपल, यानी अगर आप कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, यानी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, कब कैसे, 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम का आप 1/273 निकाल लें पार्ट। ठीक है, तो वो या तो इंक्रीज़ करेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने पे या डिक्रीज़ करेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल करने पे। इसी तरह अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर 10/273 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा, और अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल कराते हैं टेम्परेचर तो वो क्या हो जाएगा, 10/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दी है, तो इसको आपने 2-3 टाइम्स पढ़ना है तो ये आपको आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसको आप लिख लें। सपोज दैट
द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ वी नॉट। तो ज़ीरो के लिए हमने समझो कह दिया कि हमने नहीं बताया कि हमने गैस जो है वो 100 cm³ ली हुई है, 200 ली हुई है, कितनी ली हुई है। तो हम कहते हैं जो भी वॉल्यूम है उसको हमने वी नॉट कंसिडर कर लिया, ठीक है। और अब अगर हमने -1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हमने उस गैस का टेम्परेचर -1 कर दिया, फॉल करा दिया, ठीक है, तो उसका फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी जो भी उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें से कुछ ना कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, क्योंकि टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो कितना कम होगा, वो इतना कम होगा, कितना 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो इतना कम हो जाएगा। और अगर हम इतना और कम करते 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 हम जो है वो ये टेम्परेचर -273 तक ले जाएं तो क्या होगा, वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अब आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस रखी हुई थी, तो अब आपने उसका टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए। तो फिर क्या होगा, अब हम लिखेंगे वी नॉट -273/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, वी नॉट माइनस वी नॉट, तो 0 आ जाएगा। यानी ये ऐसा टेम्परेचर हमारे पास आ गया है, टेम्परेचर कम करते करते करते, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे थे वॉल्यूम भी कम होता जा रहा था, और एक टाइम ऐसा आया कि वॉल्यूम बिल्कुल ही 0 हो गया, ठीक है, वॉल्यूम। और वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल 0 शो हो गया, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि जो हमने देखा है कि टेम्परेचर कम करते करते एक ऐसा टाइम आया कि वॉल्यूम 0 हो गया। दस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस बिकम 0। हाउएवर, लेकिन असल में ऐसा होता तो नहीं है ना, अगर हमने कंटेनर में गैस ली हुई है, हम उसको टेम्परेचर कम करते रहें, कोई जादू तो नहीं हो गया कि बिल्कुल गैस बीच में से गायब हो गई, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली में क्या हुआ वो आपने बताना है। एक्चुअली इट डज नॉट हैपन बिकॉज ऑल द गैसेज लिक्विफाई और सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आने से पहले पहले ही गैसेज क्या हो जाती हैं, या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर और ज़्यादा ठंडी होकर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, बिटवीन, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्वेश्चन आया और आप ग्राफ ना ड्रॉ करें तो ये आपका वैसे ही आधे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो अब आप साथ बताएंगे कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो वो हमें क्या करेगा, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं बिटवीन वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये देखें, अब आपने इसको ग्राफ भी ड्रॉ करना है, सिंपल सा ग्राफ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यानी आपने ऐसे करके 2 लाइंस लगाई, ठीक है, ये वॉल्यूम की लाइन हो गई, ये टेम्परेचर की लाइन हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपने प्रॉपर्ली स्केल्स शो करने हैं तो कर दें, नहीं करने तो इस तरह कर दें, और यहाँ से एक लाइन लगाएं जिसके ऊपर डॉट्स लगाएं कि ये प्रॉपर्ली हमने एक्सपेरिमेंट किया है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे थे वॉल्यूम भी, जैसे ये देखें, ये इस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम था, टेम्परेचर और कम किया तो वॉल्यूम भी कम हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम जब इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट किया डॉटेड 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 के साथ, तो ये इसने -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको टेम्परेचर एक्सिस को कट किया, जो ये शो कर रहा था कि अब वॉल्यूम क्या हो गया, 0, क्योंकि देखें वॉल्यूम आस्ता 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 इस टेम्परेचर एक्सिस पे वॉल्यूम 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। तो सो द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, अब एब्सोल्यूट 0 की आप डेफिनेशन लिखने लगे हैं, ठीक है। सो द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस रिड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। अब इसको हमने हाइपोथेटिकल टेम्परेचर क्यों कहा है, क्योंकि ये सपोज्ड टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर हम अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। उससे पहले ही गैसेज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अचीवेबल या अटेनेबल टेम्परेचर नहीं है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर है। अच्छा, फॉर दिस रीज़न अ न्यू टेम्परेचर स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड कॉल्ड केल्विन स्केल, जिसमें हमने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को कहाँ से क्या लिया है, 0 केल्विन लिया है, ठीक है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। तो इसको हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये सबसे कम टेम्परेचर यही है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब आपने क्रिटिकल डेफिनेशन से स्टार्ट किया, फिर आपने मैथमेटिकली प्रूव किया कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस जो है वो 0 हो जाती है। फिर आपने बताया कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एक्चुअली गैस इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती है। फिर आपने ग्राफ ड्रॉ किया और देन एट द एंड आपने इसकी एब्सोल्यूट 0 की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। इसको प्रॉपरली आपने ऐसे ही लिखना है। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
द टेबल गिवन बिलो शोज द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कंपाउंड्स। ये देखें बॉइलिंग पॉइंट है इथेन का, हेक्सेन का और आइसोडिकेन का। तो बेसिकली ये सारे के सारे अल्केन के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये 2 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, और ये आइसोडिकेन, डिकेन 6 होता है ना, सॉरी 10 होता है। तो ये 10 कार्बन जो है वो आइसो स्ट्रक्चर है डिकेन का, ठीक है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। देखें जब चेन लेंथ बढ़ती जा रही है तो आप देखें कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जा रहा है। पहले -88 था, फिर 68 हो गया, फिर 327 हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि अब आप बता दें कि ये क्यों हुआ है, सजेस्ट द रीज़न फॉर द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा क्वेश्चन है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर जब हम करते जाएंगे पेपर्स, तो उसमें आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें आपको दे के बताया जाएगा कि भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिफरेंट आ रहा है, इनका वेपर प्रेशर क्यों डिफरेंट आ रहा है। तो बेसिकली उनकी रीज़न पीछे क्या होगी, उनके दरमियान की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बस इस पे मेन फोकस करना है आपने। आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ दी हुई है, कोई पोलर कंपाउंड्स दी हैं, नॉन पोलर दी हैं, क्या दी है, ठीक है। तो अभी हम इस पे कंसिडर कर लेते हैं कि इसका क्या रीज़न है। इथेन, अब देखें साथ मैंने फॉर्मूला भी लिख लिया ताकि आपको पता हो, इथेन, हेक्सेन एंड आइसोडिकेन आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स। पहले आपने बता दिया एग्जामिनर को कि ये हमें पता चल गया कि भाई ये नॉन पोलर हैं, हैविंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें पता है कि नॉन पोलर के दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। अब आप 1 बाय 1 उनका ट्रेंड और रीज़न एक्सप्लेन करें, ठीक है। ट्रेंड क्या है, द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर चेन लेंथ्स। यानी जो ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से चेंज हो रहा है, चेन लेंथ की वजह से। एज द चेन लेंथ इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, ये आपने इसका ट्रेंड बता दिया, ठीक है। चेन लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो अब हम इसके रीज़न भी देख लेते हैं। रीज़न क्या है, एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेज, सो द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम मोर प्रोमिनेंट। तो देखें जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मोर स्ट्रॉन्गर या मोर प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास एलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी बहुत लार्ज चेन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन मेक कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ओवर अ ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है। जितना ज़्यादा लंबी चेन होगी तो वो उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसके पास कि वो दूसरे के साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो शो कर सके, एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। उनका सरफेस एरिया कम होता है और उनके दरमियान की लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कम होंगी, ठीक है। then do the small molecules producing London dispersion forces. So the hexane, अब आपने at the end बता दिया, so the hexane has higher boiling point than ethane. hexane दरमियान में था ना, उसका boiling point जो है वो higher होता है ethane से, ठीक है, और lower होता है किससे, decane से, lower than आइसोडिकेन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, डिफाइन द टर्म पोलराइजेबिलिटी। बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी, आप नोट डाउन कर लें। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज द मेजर ऑफ द ईज विद विच द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज डिस्टॉर्टेड। यानी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कितना ईजिली डिस्टॉर्ट हो सकती है, ठीक है। यानी अगर सिंपल ऐसे इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे थे, दरमियान में पॉजिटिव न्यूक्लियाई था और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है, तो डिस्टॉर्शन जब हो जाएगी तो इस तरह से हो जाएगा मॉलिक्यूल, यानी न्यूक्लियाई एक तरफ हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। तो ये डिस्टॉर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, और थोड़ी देर के लिए मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बन गया। तो अब वो कह रहे हैं कि द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज द मेजर ऑफ द ईज विद विच द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज डिस्टॉर्टेड। जितना आसानी से एक एटम या मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो सकती है, तो हम कहेंगे वो उतना ही पोलराइजेबल है, यानी उसकी पोलराइजेबिलिटी हाई है। अब आ जाता है लार्ज और स्मॉल एटम्स के बारे में बात करेंगे। लार्ज एटम्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच इज़ लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्योंकि लार्ज एटम है ना, तो वो उसका और न्यूक्लियस का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो लूजली बाउंड होते हैं एंड कैन ईजिली बी डिस्टॉर्टेड, सो हैव अ हाई पोलराइजेबिलिटी दैन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स और द एटम्स, ठीक है। तो ये आपने पोलराइजेबिलिटी की टर्म बताकर उसके साथ बता भी दिया कि लार्ज मॉलिक्यूल्स की क्यों ज़्यादा होती है और दैन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये जो है नेशनल बुक फाउंडेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, उसमें डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो डायरेक्टली उसकी वैल्यू देकर और टोटल एनर्जी कैलकुलेट की हुई है सेकंड चैप्टर में, लेकिन केपीके में ये दी हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रही हूँ। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है।
और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, बेसिकली यानी बहुत दूर कहीं इलेक्ट्रॉन है अगर, तो उसको हम वर्क डन करें और उसको लेकर आएँ नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब लेकर आएँ, ठीक है। इन्फिनिटी से एक डिस्टेंस आर है ना, एक डिस्टेंस आर पर लेकर आएँ फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उसके लिए हम वर्क डन कर रहे हैं। तो उसका इसका मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन में एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेव हो रही है उसकी पोजीशन की वजह से, ठीक है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी, जहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है विद द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जब दूर होता है तो उसका न्यूक्लियस का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन उसको इन्फिनिटी से टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पर इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो, ये आपने डायग्राम भी इसकी शो करनी है, ठीक है। ये यहाँ पर आपने ऐसे करके शो किया, ठीक है, ऑर्बिट, और दरम्यान में न्यूक्लियस शो किया और उसका चार्ज जेड ई शो किया, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरम्यान में फोर्स जो है वो शो की, कोलम फोर्स, ठीक है। और एक ही दूसरी फोर्स है जो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ मूव करता है, क्योंकि दो फोर्सेस है ना, एक यानी उनकी चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कूलम्स फोर्स कहते हैं, और दूसरी जो है जब सर्कल में मूव कर रहा होता है तो एक आउटसाइड द फोर्स भी लग रही होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन सर्कल में ईजिली मूव कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये आपने फिजिक्स में डिटेल से पढ़ा भी होगा। इन डूइंग सो वर्क मस्ट बी डन, जब हम इलेक्ट्रॉन को करीब लाते हैं न्यूक्लियस के एक खास डिस्टेंस पे तो वर्क डन करते हैं, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस आर। तो हेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज गिवन बाय कूलम्स फोर्स। अब बेसिकली यहाँ पर हमने कूलम्स फोर्स कैलकुलेट करके लगानी है, ठीक है, विच स्टेट्स दैट, कूलम्स लॉ क्या कहता है, the force of attraction or repulsion between the two charged particles is directly proportional to the magnitude of their to the magnitude and to the magnitude of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसको हम इसी तरीके से यहाँ पर शो भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कूलम्स फोर्स को हमने यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। यानी जो भी चार्जेस हैं हमारे पास उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वालिटी और कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो जेड ई होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स का चार्ज प्लस उसका नंबर, ठीक है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो हम उसको ई से शो करेंगे। अब दोनों को हम पुट करेंगे तो जेड ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कूलम्स फोर्स आ गई है, और के की जो वैल्यू है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, उसको भी हमने लगा दिया। और यहाँ पर सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज, अब हमने बाय पुटिंग दिस कूलम्स फोर्स हेयर, जो पीछे हमने इक्वेशन देखी थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू आर, ठीक है। तो फोर्स की जगह हमने ये लगा दिया है जेड ई स्क्वायर 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमने ये आर लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला आर इस आर स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ठीक है, एक आर रह जाएगा। और साथ हमने ये जो नेगेटिव साइन लगाया है ना फोर्स के साथ, ये नेगेटिव साइन, ये क्या शो कर रहा है, ये भी आपने साथ लिखना है। हेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the potential energy decreases when electron is brought from infinity to a point at a distance r from the nucleus, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप फिज़िक्स में क्या करते हैं, अर्थ को जो है वो अर्थ की जो सरफेस है उसको रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, और किसी भी चीज़ को अगर अर्थ की सरफेस पे रखा होता है तो हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और जितना हम उसको हाइट पे ले जाते हैं तो हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई है, ठीक है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब हम उसको किसी भी इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के करीब लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट से न्यूक्लियस के करीब लेकर आ रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगाया। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले बताया कि टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे होते हैं इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर।
ठीक है। और उसके बाद आपने ये पूरा का पूरा जो है वो कूलम्स की स्टेटमेंट बताई, क्योंकि उसी से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस आर। तो वो बताने के बाद आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास सारा का सारा जो है सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में जो हम 6 से जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।